नमस्कार मित्रों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये आपके जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए। इनमें से आपके बताना इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। क्या कह रहा है, यह प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 150 दिनों की रोजगार मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि जो मनरेगा है इसके तहत 100 दिनों का कम से कम रोजगार मजदूर गारंटी प्रदान करता है, ना कि 150 दिनों की। तो इस वजह से क्या हो जाता है, पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है, परियोजनाओं के अभिनिर्धारण के लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदायी है, जबकि सभी परियोजनाओं के सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए ग्राम सभाएं उत्तरदायी है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन देखते हैं। इस योजना के लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत कार्य हेतु पंजीकरण कराया है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि जो मनरेगा के तहत जो 1/3 महिलाएं को काम दिया जाएगा और किन महिलाओं को काम दिया जाएगा, जिन्होंने पंजीकरण कराया हो। तो दूसरा तीसरा कथन सही है। तो इस वजह से आपका पहला गलत है और जिस हिसाब से आपका सी आपका सही आंसर है। और जो मनरेगा ये भी अभी चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि 1 अप्रैल 2020 में इसमें क्या करा 20 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। मनरेगा में इसकी जो मजदूरी मिलती है उसमें 20 रुपये की वृद्धि कर दी गई, इस वजह से चर्चा में आ गया था। और मनरेगा के तहत इस योजना में यदि कार्य की मांग के पंजीकरण की तिथि या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तिथि से कार्य करने की उसने मांग की गई है और अगर 15 दिन के भीतर उसको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा गया तो वो दैनिक बेरोजगारी भत्ता का भी हकदार होगा। और ये दैनिक बेरोजगार भत्ता कौन देगा? राज्य सरकार। तो अगर किसी ने पंजीकरण करा रखा है और वो रोजगार की मांग करता है और उसको 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उसको क्या देना पड़ेगा? आपको दैनिक बेरोजगारी भत्ता। और ये दैनिक बेरोजगारी भत्ता कौन देगा? आपका राज्य सरकार। और इसकी जो मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। तो ध्यान रखना, इसी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके उद्देशिका के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है उद्देशिका में कौन कौन से शब्द इसमें शामिल है। और उद्देशिका वैसे आपको याद होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें उपासना की स्वतंत्रता, राष्ट्र की गरिमा, प्रतिष्ठा की समता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्र की गरिमा का उद्देशिका में कहीं उल्लेख नहीं है और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा की समानता का इसमें उल्लेख है। तो इस हिसाब से आपका बी आपका सही आंसर है। और उद्देशिका क्या बोलती है कि वो हम भारत के लोगों से शुरुआत होती है, बोलती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा की आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत करते हैं। तो ये आपकी संविधान में ये संविधान की उद्देशिका है और इसको कोशिश करें कि इसको याद कर लेना। तो राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्र की गरिमा का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक तरफ आपके संविधान संशोधन दिए गए, दूसरी तरफ इसके परिणाम दिए गए हैं और आपको ये बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो पहला देखते हैं, जो 61वां संविधान संशोधन है ये जो 1988 में आया था और इसको लागू 28 मार्च 1989 में किया गया था। और ये कह रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। 1988 तक क्या जो मतदान की आयु तो 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और इसके तहत इसकी आयु 18 वर्ष कर दी गई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं, 86वां संशोधन अधिनियम के सामने दे रहा है, बालक को शिक्षित करना और माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2002 में, इसमें जो बालक का जो प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार होता है उसको मूल कर्तव्यों के श्रेणी में रखा गया और जो
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार होती है निःशुल्क और अनिवार्य होती है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं। और इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो अनुच्छेद 45 है, उसमें संशोधन करके एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A। तो ये भी आपके शिक्षा से संबंधित है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि बालकों को शिक्षित कराना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। तीसरा कथन देखते हैं। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 जो आया था, ये 52 आया था, ये आपके दल बदल से संबंधित है। और ये कह रहा है कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का उपबंध कर किया गया है। तो बिल्कुल पहला कथन, तीसरा कथन भी ठीक है, ये आपके दल बदल से संबंधित है। और 1985 में 52वां संविधान संशोधन आया था और उस समय एक और अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो कई बार पूछा है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये आपके दल बदल कानून से संबंधित है। और इस अधिनियम को दल परिवर्तन अरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से आपका पहला, दूसरा, तीनों कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने दो कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, ये कह रहा है संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मूल अधिकार होते हैं इसमें अगर इसको अगर कम करना है, इसको समाप्त करना है, तो ये आपके संसद के पास अधिकार दिया गया है। लेकिन संसद इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐसा कर सकती है, ना कि साधारण संशोधन द्वारा। और ये संसद में विशेष बहुमत से ये होना चाहिए। और जो संविधान संशोधन होगा, ये इसके केवल संविधान संशोधन के माध्यम से होगा, लेकिन जो संविधान संशोधन होगा इसमें मूल ढांचे को ही प्रभावित नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से ये आपका सही आंसर है, क्योंकि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। दूसरा कथन देखते हैं, मूल अधिकारों में किसी प्रकार के संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ साथ संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ऊपर ही कह रहा है कि केवल संविधान संशोधन के माध्यम से, और केवल संविधान संशोधन में कौन, इसमें राज्यों के जो विधानमंडल उसकी जरूरत नहीं पड़ती, केवल संसद के सदस्य ही इसमें उनको ये अधिकार है कि मूल अधिकार को समाप्त करना है या कम करना है, ये संसद का अधिकार है। और जो केंद्र और जो केंद्र सरकार और जो विधानमंडल होती है, उनको किस चीज़ के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर कोई प्रक्रिया में अगर उसमें कुछ बदलाव लाना है, तो उसमें संसद और विधानमंडल का समर्थन होना जरूरी है ना। और जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसमें कुछ बदलाव लाना है तो उसके लिए भी विधानमंडल और संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और जैसे कोई कार्यकारी शक्तियाँ या विधायी शक्तियाँ का विभाजन करना है, तो उसमें भी विधानमंडल और संसद के दोनों की जरूरत होती है। या फिर 7वीं अनुसूची का कोई विषय हो, उसमें कुछ बदलाव लाना है, तो भी विधानमंडल और संसद की जरूरत पड़ती है। और संसद की राज्य में जो राज्य का जो प्रतिनिधि होते हैं, अगर उसमें कुछ बदलाव लाना है, तो उसमें उसके लिए भी विधानमंडल में के सदस्यों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके कह रहा है कि कौन से रोग माता के भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप से संचारित हो सकते हैं। तो इसका जिका, इबोला, HIV और रूबेला। तो ये जिका, इबोला, HIV और रूबेला, ये सारे रोग ऐसे रोग हैं जो माता से भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप से संचारित हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका डी आपका सही आंसर हो जाए। इसके अलावा जैसे चिकन पॉक्स रोग हो गया, ये भी माता के भ्रूण से मतलब ये फैल सकता है। हर्पीज हो गया, तो ऐसे रोग भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका डी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।